काफी लोगों के सवाल थे कि भाई साहब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड 23 जनवरी को रीओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए। मार्च 2024 में इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में उस फंड हाउस ने, क्योंकि सेबी क्या है स्ट्रेस टेस्ट करता रहता है और उस टाइम क्या है कि ठीक है जो भी चल रहा था। बट आज की बात करें हम, और अभी भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे स्मॉल कैप ऐसे फंड है जिसमें लमसम नहीं कर सकते, साल की लिमिट है, इसमें भी है कुछ ना कुछ। बात वो नहीं, बात ये है कि इस फंड को हो चुके थे कितने 18 साल। 10 रुपए का आया था 2007 में, और 18 साल बहुत ज्यादा समय होता है एक फंड के लिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड का डिटेल रिव्यू। मैं कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो लोग जिनके चल रहा है या वो लोग जो खरीदने की सोच रहे थे, क्योंकि 2026 से काफी लोगों ने पूछा था भाई साहब खरीदना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो मैं राय तो नहीं दे रहा हूं। बट हां, अगर वो इस फंड का सोच रहे तो एक बार इस डिटेल रिव्यू को जरूर देखें, एक्सेल शीट में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, 5000 रुपए किसी बंदे ने अगर उस टाइम लगाए होते, आज इसकी वैल्यू कितनी होती। प्लस इस स्मॉल कैप फंड को हम एक दूसरे स्मॉल कैप फंड में से कंपेयर करेंगे, क्योंकि भाई साहब 18 साल 15-18 साल बहुत बड़ा समय होता है। इस दौरान फंड मैनेजर ने किस तरह से मल्टीपल बार शेयर खरीदे होंगे, बेचे होंगे, किस तरह से मैनेज करा होगा, वो सबका रिजल्ट रिटर्न में दिखता है। लेकिन पास्ट का रिटर्न जरूरी नहीं कि फ्यूचर में मिलेगा। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन किसी फंड मैनेजर की स्किल, उसका अनुभव 18 साल में साफ झलकता है। तो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है, एक्सेल शीट को जरूर देखना। तो ये पूरी एक्सेल शीट आ गई आपके पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए चल रहे हैं, हिस्टोरिकल लेके चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहे हैं। और इस फंड को अगर आपको खरीदना है तो आप आपके एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदे। मैं इस फंड को खरीदने ना बेचने की सलाह दे रहा हूँ, सिर्फ हम इसको डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसको 18 साल हो चुके हैं और उस दौरान उन्होंने 18 साल में इसने क्या रिटर्न दिया, प्लस जब मार्केट गिरा तो इसकी क्या वैल्यू हो गई थी। पास्ट का परफॉर्मेंस जरूरी नहीं फ्यूचर में मिले, लेकिन फिर भी हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे फंड से। तो ये आपके सामने आ रही है ऐसे प्रूडेंशियल की फैक्ट शीट। हर महीने आती है 31 दिसंबर 2025 की, महीने में एक बार आती है। जनवरी खत्म होगा तो फिर जनवरी की फरवरी में आएगी, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को, 8,500 करोड़ के आसपास की अभी AUM है। चलिए परफॉर्मेंस की बात करें तो इस निफ्टी इस स्कीम के अंदर करीबन 115 शेयर है, ठीक है। 115 शेयर का इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है। और इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इस साल का नेगेटिव है, 3 साल का 16% CAGR दिया था, और 5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न इसका 22% CAGR है। और सिंस इंसेप्शन मतलब 2007 से 18 अक्टूबर जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक का रिटर्न इसका 12.5% है। और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, जिसको बेंचमार्क इसने माना है, उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखे तो एक साल का -5.5% दिया था। 3 साल का रिटर्न इस फंड से ज़्यादा दिया था, और 5 साल का रिटर्न आपके आईसीआईसीआई से थोड़ा 1-1.5% ज़्यादा दिया था। और सिंस इंसेप्शन 2007 तक से रिटर्न अभी तक देखे तो 11-11.25 के आसपास है। और इसने एडिशनल बेंचमार्क मारा है निफ्टी 50, मतलब इस फंड को 2 चीज़ से और कंपेयर करा है, निफ्टी 50 इंडेक्स से। इसका देखे तो इसमें पॉजिटिव दिया है, लेकिन 1 साल में पॉजिटिव दिया था। 3 साल में देखे तो 14.5% के आसपास का रिटर्न दिया था, 5 साल में 14% का रिटर्न दिया था, और सिंस इंसेप्शन 2007 से ही देखे तो 10.5% के आसपास। मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए आया क्योंकि इस फंड का नाम है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। शेयर मार्केट तो होता ही बहुत ज्यादा रिस्की, उसमें आप 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप थोड़ा कम रिस्की होता है, मिड कैप थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की। तो मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे क्वेश्चन आ रहा है वो फंड जो सबसे ज्यादा रिस्की है। दूसरा, इस फंड के अंदर 115 शेयर है और 250 शेयर है इंडेक्स में, ETF में, स्मॉल कैप में, उसका रिटर्न, और निफ्टी में 50 शेयर है। तो सिंस इंसेप्शन की बात करें तो भाई साहब इन 16-18 सालों में इस फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क से 1-1.5% ही ज्यादा था, और लार्ज कैप से 1.5% के आसपास ज्यादा था, 1.5 या 2% के आसपास ज्यादा था। तो मुझे ये मन में सवाल आ रहा था कि यार ये फंड जो 18 साल में रिटर्न इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि 250 शेयर से लेके उसने दिया था, उसके आसपास है, और निफ्टी के भी आसपास है। ऐसा क्यों? जरूरी नहीं कि जो फास्ट में रिटर्न दिया है वही फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन 18 साल बहुत ज्यादा होता है एक फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि वो स्किल होता है उसके पास बहुत सारे, कब वो शेयर खरीदे कब वो बेचे वो सब जानता है। इतने साल 18 साल बहुत बड़ा समय होता है। और जब आप बेंचमार्क से कंपेयर करें, इंडेक्स से कंपेयर करो, इंडेक्स के आसपास हो, तो ये सवाल जरूर होता है कि यार मैं एक्टिव फंड ले रहा हूं, फीस दे के ले रहा हूं, फिर भी उसका रिटर्न बेंचमार्क के आसपास ही, तो ये डाउट तो होता है ना। चलिए ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे फंड के साथ। किससे करें? हम ऐसे फंड से कंपेयर करेंगे जो इतनी ही एज का हो, प्लस वो उसका AUM सबसे ज्यादा हो। तो अभी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा AUM किसका है? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैं क्या करूं, ये बहुत फंड पुराना है, इसका AUM ज्यादा है, तो मैं कंपेयर इससे ही करना चाहूंगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। हम दूसरे एक फंड से कोई करें, उससे करें ना जो मार्केट में सबसे ज्यादा AUM है और सबसे ज्यादा एज है।
तो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एग्जांपल, हिस्टोरिकल एनएवी के साथ। और ये एनएवी मैंने डाउनलोड करी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल साइट से। आप जाएंगे तो फुटर में आपको एनएवीज और मिल जाएगी। डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पूरी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये एनएवी आ रही है। ये आ रही है पूरी 19 अक्टूबर जब से लॉन्च हुआ तब से और अभी तक। कब तक? 23 जनवरी 2026 तक। तो चले हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं 15 साल का डाटा लेते हैं और हम उस टाइम से एसआईपी चालू करेंगे जब एसआईपी स्टार्ट करने के बाद ही मार्केट गिर गया हो। और इन 15 सालों के दौरान 5 से 6 बार भारी मंदी आई है, तो कितना लॉस हुआ दोनों में, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता, लॉस होता। लॉस में दोनों ने कैसा प्रदर्शन करा ये भी देखेंगे। तो चलिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे कि 16 नवंबर 2010 को किसी बंदे ने 5000 की अगर एसआईपी की होती उदाहरण के तौर पे, तो उस टाइम स्मॉल कैप आईसीआईसीआई की 11 रुपए थी, 11 रुपए 17 पैसे, और निप्पॉन की थी 10 रुपए 28 पैसे। दोनों में 5-5 हजार रुपए लगा। और ड्रो डाउन आपके सामने देख रहे हैं कि -3% गिरा, ये 3% गिरा, मंथ टू मंथ। ठीक है, ये चलती रही। इस दौरान कई मंदियां भी है। सबसे पहले मंदी आई थी 2010 से 11, यूरोपियन क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, यूरोप का क्राइसिस और इंडिया में महंगाई था। ठीक है, और मंदी चालू हुई थी 10 नवंबर 2010 से लेकर 20 दिसंबर 2011। मतलब जब उसने इन्वेस्ट करना चालू करा तब से मंदी चालू हो गई। निप्पॉन करीबन 28% गिरा, तब इन्वेस्टेड वैल्यू 56 हजार के आसपास हो गई थी नवंबर 2011 के आसपास, एक साल बाद। ठीक है, इसमें भी हुआ था बट सबसे ज्यादा लॉस आप देख रहे हो। फिर उसके बाद 2013 का टेपर टेट्रम, यूएस फेड का और रुपया गिरा था। ठीक है, और उस टाइम निप्पॉन में 22.5% का लॉस हुआ था। उसके बाद मंदी आई थी 2016 में, आपको मालूम है चाइना क्राइसिस वगैरह हुआ था और शायद उस टाइम नोटबंदी भी हुई थी। तो उस टाइम निप्पॉन 21.5% गिरा था। 7,23,000 की वैल्यू गिर के 5,78,000। उसके बाद 18 से 19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया था, कोविड आया था, तो भाई साहब निप्पॉन करीबन 50% गिरा था। उस टाइम बहुत लॉस हुआ था स्मॉल कैप में। 14,87,000 की वैल्यू गिर के 8,32,000 हो गई। आपका सवाल है इसमें आईसीआईसीआई का क्यों नहीं डाला, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद 2022 की बात है, रशिया यूक्रेन वार चालू हो गया था 17 जनवरी 2022 से 20 जून 2022, करीबन 21% गिरा था। 32 लाख की वैल्यू 26 लाख के आसपास हो गई थी। और 2024-25 अभी जो चल रहा है ग्लोबल मार्केट करेक्शन, अभी आप देख रहे हो मार्केट में ट्रम्प के कारण, टैरिफ के कारण कई करेक्शन हो रहा है। तो स्मॉल कैप निप्पॉन का 24% गिरा था और 67 की वैल्यू गिर के 51 लाख हो गई थी। इतना लॉस हुआ था निप्पॉन में। मैंने निप्पॉन का इसलिए डाला क्योंकि आईसीआईसीआई में भी लॉस हुआ था, इसमें भी भारी लॉस हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले निप्पॉन में ज्यादा हुआ था। तो इस डाटा से ये पता चला कि दोनों फंड में से सबसे ज्यादा रिस्की फंड निप्पॉन था, भले ही उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा थे। एट द एंड देखे वैल्यू, तो आज उसकी वैल्यू 15 साल बाद दोनों में कितनी होती? 16 जनवरी को उसने आखिरी 5,000 रुपए की एसआईपी करी और तब एनएवी 83.73 थी और इसकी 161 थी। निप्पॉन आईसीआईसीआई की बात करें तो उसके टोटल आज उसकी वैल्यू हो गई थी 38,50,000 और वहीं निप्पॉन में बात करें तो 72 लाख। मतलब हैवी लॉस झेलने के बाद भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड दोनों को देखे तो सबसे ज्यादा रिटर्न पास्ट की बात करें, पास्ट एनएवी की बात करें तो निप्पॉन ने ज्यादा दिया। अब बात करते हैं टैक्स की। ठीक है, देखिए 2018 के पहले तो कोई टैक्स नहीं था और 18 के बाद 10% था और उसके बाद 12.5%, अभी 18 के बाद फिर 12.5% और 1.25 लाख का बेनिफिट दे दिया। मैं मान के चलता हूं जब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी से ही 12.5% टैक्स था। मतलब आज का टैक्स का सिनेरियो हम 15 साल पहले कैलकुलेट करके चलते कि पुराना पास्ट में हम आज का टैक्स का कैलकुलेट। तो देखिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 9,15,000 और आईसीआईसीआई में भी हमने किया था कितना, 9,15,000। आज की वैल्यू निप्पॉन में कितनी, 58 लाख और आईसीआईसीआई में कितनी, 34 लाख। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 49 लाख का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम हिस्टोरिकल के हिसाब से और स्मॉल कैप में 24 लाख, करीबन 25 लाख का प्रॉफिट हुआ था। टैक्स काटने के बाद निप्पॉन में टैक्स थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था और स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई में 3 लाख के आसपास टैक्स लगा था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी थोड़ा कम था। टैक्स काटने के बाद भी देखें आप तो पास्ट डाटा को कैलकुलेट करते हुए हम देखें तो 2010 से लेके 2025 तक टोटल टैक्स काटने के बाद हमारी वैल्यू 52 लाख के आसपास हो गई थी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 31 लाख के आसपास थी पास्ट को देखे तो। इस हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए मुझे यह लगता है कि पास्ट का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई का और पास्ट का परफॉर्मेंस निप्पॉन का, दोनों में से पास्ट के परफॉर्मेंस में अभी तक निप्पॉन का अच्छा था। लेकिन कुछ डाउट ये भी थे आईसीआईसीआई में कि आईसीआईसीआई का इतना कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो होने के बाद भी पास्ट का परफॉर्मेंस उसका इतना बेहतर क्यों कम रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में परफॉर्मेंस जो दिया वही फ्यूचर में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं।
फ्यूचर में क्या होता है किसी को नहीं मालूम। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले एक सर्टिफाइड एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि लोग सोच रहे थे कि इसमें एसआईपी करे या ना करे, जिनकी चल रही है वो चलाए या बंद करे। मैं कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, आपके सामने मैंने डाटा लाके पटक दिया है। अब ये डाटा को आप सोच के समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके एक बार चालू या बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इस फंड को लेने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूं, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पास्ट से कैलकुलेट करें और आपके सामने इस फंड का पूरा रिव्यू डिटेल में डाल सकूं। अगर आपको ये केस स्टडी हिस्टोरिकल डाटा वाला एग्जांपल समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और ये पूरी डिटेल आप हिस्टोरिकल एग्जांपल वाली डिटेल अगर आप चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप इस फाइल को देख सकते हैं, पोस्ट को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अच्छे केस स्टडी के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।